पाकिस्तान और चीन पर बात करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमारे दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में हमें किसी भी तरह के पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। और इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की सैन्य तैयारी को लेकर बात कही। साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद न सिर्फ पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेना था, बल्कि सीमा पार जारी आतंकवाद पर एक लक्ष्मण रेखा भी खींचना था। सीडीएस अनिल चौहान इस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दौरान पाकिस्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की और कहा कि अराजक राष्ट्र पाकिस्तान का वजूद जल्द ही खत्म होने वाला है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर भारतीय के मन में, हर नागरिक के मन में एक भाव पैदा होना चाहिए विकसित भारत का, कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जो जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिन्हें चिनगारी। जो मर गए मातृभूमि के लिए बिना किसी कीमत के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आतंकवाद और चीन पर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। आतंक का फन कुचलने के लिए हिंद का सुदर्शन चक्र तैयार। सीएम योगी की दहाड़ से हिल गया आतंकिस्तान, अराजकता की वजह से मिट जाएगा पाकिस्तान। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पाकिस्तान के परमाणु बम पर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। किराना हिल्स में हुआ था विस्फोट, 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, उसका खौफ अब भी पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मेक इन इंडिया हथियारों की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान भारत की सैन्य रणनीति और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के साथ चीन को लेकर बात की और बताया कि कैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग सबक सीखे और भारत की हमला करने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गई है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और आगे भी रहेगी। देश के लिए विचारधारा उतनी ही जरूरी जितना शरीर के लिए खून। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें टारगेट चुनने की पूरी आजादी थी। सुदर्शन चक्र मिशन से हमले का जवाब देंगे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर युद्ध राजनीति का ही विस्तार है। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। नभ जल थल की तरह ही अब साइबर स्पेस में चुनौतियां होंगी। भविष्य में युद्ध जो है थल, जल और वायु में ही सीमित नहीं रहेगा। ये अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डोमेन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैल चुका है और इससे किस तरह से तालमेल करके हमें भविष्य में युद्ध का संचालन करना है, वो चौथी बड़ी चैलेंज रहेगी। पांचवी चैलेंज जो रहेगी, हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें। जनरल अनिल चौहान बृहस्पतिवार को गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखा वॉर मेमोरियल के नवीनीकरण और गोरखा संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद शुक्रवार को महंत दिग्विजय नाथ महाराज और महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यानमाला में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उन्होंने भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां विषय पर आयोजित एक सत्र को संबोधित किया। देश की सुरक्षा पर बात करते हुए सीडीएस अनिल चौहान ने 4 तरह के खतरों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा घेरा राष्ट्र सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम थी। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर्स के थ्रू या सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने इसे देखा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था।
इसमें जो भी काइनेटिक ऑपरेशंस करे जा रहे थे, जो कि हवा में या वायु में या ज़मीन के ऊपर या समुद्र में, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक से मेरा मतलब है साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये उसके प्रभाव को या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। इसके अलावा यह एक नॉन लीनियर ऑपरेशन था, मतलब हम सीक्वेंस वाइज नहीं अटैक कर रहे थे, जो शुरू की पंक्ति के अलावा पीछे के पंक्ति में। तो इसमें कोई इस तरह की लड़ाई में ना कोई फ्रंट था ना कोई रेयर था। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के एयर स्ट्राइक की मजबूती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे बालाकोट हमले के बाद भारत ने अपने एयर स्ट्राइक की तकनीक में बदलाव किया और आज रडार में आए बिना ही भारतीय सेना आतंकी शिविरों को तबाह कर देती है। उन्होंने बताया कि 2016 के उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना ने जमीनी रास्ते से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया था। 2019 के पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हवाई हमले किए गए, जिसने भारत की लंबी दूरी की सटीक हमले की दक्षता को दर्शाया, जिससे भारत को पहले से पता था कि कैसे आतंकियों को सबक सिखाना है। और पहलगाम अटैक के बाद जब सेना ने राजनीतिक नेतृत्व से चर्चा की तो ये तय हुआ कि सिर्फ ड्रोन और छोटे हथियारों से हमारे राजनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, बल्कि बहावलपुर और मुरीदके में बैठे आतंकियों के कैंपों को तबाह करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल भी जरूरी है। और उसी प्लान के तहत कार्रवाई की गई। सबसे पहले आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। एक दूसरा, आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चलेगा। दूसरा, तीसरा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और भारत जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहन नहीं करेगा। ये अगर एक नया पैमाना है, नए नॉर्मल है, तो उसके लिए तीनों सेनाओं के लिए जो है एक जो है नया काम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें राजनीतिक समर्थन और विवेक के साथ आतंकी शिविरों को नष्ट करने का स्पष्ट संदेश था। इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की ओर से संदेश साफ था कि आतंकवादी कैंपों को नष्ट करना है और जवाबी कार्रवाई केवल तभी करनी है जब हम पर हमला हो। जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना पर हमले की स्थिति में ही की गई। इस बयान से साफ है कि भारत की सेना अब आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर जवाब देने के लिए तैयार है और उससे सरकार का पूरा समर्थन भी हासिल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध और जियोपॉलिटिक्स को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अलग ही तरह का युद्ध था। इसके पहले जितने भी हमने युद्ध लड़े, जैसे मैंने आपको बताया 47 से लेकर के 71 या 1999 तक, वो अलग तरह के युद्ध थे। यह पहला युद्ध था जिसमें जो है नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था, जिसमें हमने दुश्मन का आमने सामने की लड़ाई बहुत कम थी। हमने अगर दुश्मन को देखा तो सेंसर्स के थ्रू या सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू दुश्मन को देखा, ना कि आमने सामने इसे देखा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट युद्ध था। इसमें जो भी काइनेटिक ऑपरेशंस करे जा रहे थे, जो कि हवा में या वायु में या ज़मीन के ऊपर या समुद्र में, ये काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ में नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस, नॉन काइनेटिक से मेरा मतलब है साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये उसके प्रभाव को या तो बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे। इसके अलावा यह एक नॉन लीनियर ऑपरेशन था, मतलब हम सीक्वेंस वाइज नहीं अटैक कर रहे थे, जो शुरू की पंक्ति के अलावा पीछे के पंक्ति में। तो इसमें कोई इस तरह की लड़ाई में ना कोई फ्रंट था ना कोई रेयर था। जब से देश में मोदी सरकार आई है, भारतीय सेना को मजबूत करने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विदेश से राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट मंगाने के साथ ही भारत में भी खतरनाक फाइटर जेट्स और हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सैन्य क्षमता की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ की सरकार ने शांति काल में रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च किया। साथ ही उन्होंने युद्ध के बदलते स्वरूप और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां निरंतर बदलती रहती हैं। पहली चुनौती सीमा विवाद की है। चीन के साथ सीमा विवाद सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती पाकिस्तान की ओर से है। भारत के पड़ोसी देश किसी न किसी अस्थिरता से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विरोधी परमाणु हथियारों से लैस हैं। ये भी चुनौती है। राष्ट्र के संदर्भ की चुनौतियां जो हैं वो क्षणिक नहीं होती हैं, वह निरंतर बदलते स्वरूप में आती हैं। इसलिए मैं उनमें से कुछ ठोस चुनौतियों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, जिसका सामना भारत आज कर रहा है और मेरे विचार में भविष्य में भी करता रहेगा। और इसमें सबसे पहली चुनौती जो है वो सीमा विवाद के बारे में है, जिसके कारण जो है भारत में जब से हम आज़ादी मिली है तब से लेकर के काफ़ी सारी जो हैं लड़ाइयाँ, 47 की, 62 की, 65 की, ये लड़ाइयाँ जो हैं इसी का परिणाम है। और इसमें भी मैं ये चीन के साथ जो हमारा
सीमा विवाद है उसको मैं मुख्य मानता हूँ, और ये जो असुलझा सीमा विवाद चीन के साथ है उसे मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती रहेगी पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा ये प्रॉक्सी युद्ध। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक सैन्य प्रमुख का धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल पर आना देश की आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को भी दिखाता है। इसके अलावा उनका ये दौरा उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। इसके अलावा ये भी दिखाता है कि देश के टॉप आर्मी अफसर भी अपनी जड़ों और आस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं। गोरखपुर के इस कार्यक्रम में जनरल अनिल चौहान के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश की सुरक्षा को लेकर बात की। प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था, उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। और भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती विषय पर आधारित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि अराजक राष्ट्र बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अराजक राष्ट्र की हालत पाकिस्तान जैसी होती है। खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद। पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पाकिस्तान पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। भारत प्राचीन काल से ही सजग और सतर्क रहा है। भारतवासी नहीं करेंगे अराजकता बर्दाश्त। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक है। सीएम योगी ने कहा कि वैदिक काल से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, और माँ के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक के खिलाफ चलाए गए भारत के पिछले 3 बड़े ऑपरेशन के बारे में बात की और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने इन सभी ऑपरेशन को सफल बनाकर दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया, और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर अपनी सेनाओं के साथ खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेना में से एक है, जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बदलती रहती है। भारत की सेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को
उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर को मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत का यह ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा दी और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देने की हिमाकत की तो उसके भी करीब 1 दर्जन एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया था। भारत से टकराने वालों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भारत से लड़ाई में पाकिस्तान को कैसे सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा था, उसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया, मई महीने में भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई थी। भारत के खिलाफ पारंपरिक लड़ाई में अपने 11 एयरबेस को मिसाइल हमले से बचाने में पाकिस्तान नाकाम रहा था। कैराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान इस साल से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और तेजी लाएगा, क्योंकि वो जान गया है कि पारंपरिक लड़ाई में भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि न्यूक्लियर नोटबुक पर रिसर्च फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। ऐसे में वो परमाणु बम की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अब अगर पाकिस्तान ने आतंकी हमले की हिमाकत की तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।